हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। एसए का जो मॉड्यूल हमने स्टार्ट किया है, जो आपको पंजाब पीसीएस, यूपीएससी और अब हरियाणा एचसीएस के लिए प्रिपेयर करेगा कि आप एक अच्छा एसए लिख पाओ, उसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज। नाउ यू मे बी वंडरिंग कि हमने एसए का मॉड्यूल में आपको ऐसे क्यों नहीं किया कि चलो जी आर्टिकल 370 के बहुत सारे आपको पॉइंट्स लिखवा देते हैं, डीमोनेटाइजेशन के, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के, यूनिफॉर्म सिविल कोड के। वो इसलिए कहते हैं कि गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द एक्स। 6 घंटे मुझे दीजिए कि ये लीजिए आप एक पेड़ को काटिए, तो पहले 4 घंटे मैं अपने औजार को शार्प करूंगा। ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है। हम क्या कर रहे हैं, जब आजकल हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या कोई भी स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, हम एकदम से कंटेंट सेंट्रिक हो जाते हैं। और ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रह जाते हैं। इवेंचुअली वी हैव वे टू मच इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है दैट वी गेट सो ओवरवेल्म्ड बाय द नंबर ऑफ सोर्सेज दैट वी हैव, कि यहाँ के नोट्स, उधर के नोट्स, ये वाली किताब, वो वाली किताब, कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, उसको एग्जाम में यूज़ कैसे करना है। प्रीलिम्स में रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं कर पाते, मेंस में एक अच्छे एक्सप्रेशन के साथ में हम लिख नहीं पाते। इनफैक्ट कई बार तो अगर एस्से की बात करें, कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा एस्से करूं, बिकॉज हमें थोड़ा थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में पता होता है। हम एक अच्छा यही डिसीजन नहीं ले पाते कि 4 जो एस्सेस की मेरे पास ऑप्शन है, इसमें से मैं अटेम्प्ट कौन सा करूं। तो इसलिए हमने ये 4-5 क्लासेस आपके लिए पहले इसीलिए बनाई हैं, सो दैट आप अच्छे से एक बार एस्से को समझ पाओ कि मेरे को उसको अप्रोच कैसे करना है। आपको याद होगा, एक 2 सेकंड लगा के ब्रीफली देख लेते हैं। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस किया था। पहली चीज़ क्या थी कि हाँ, हम अपने को धीरे धीरे लिखना सीखेंगे कि कैसे थ्रू राइटिंग वी विल इम्प्रूव। देन वन ऑफ द थिंग्स वी फोकस्ड ऑन इन आवर लास्ट क्लास वाज प्रेजेंटेशन, कि कैसे हमें जो अपने आइडिया को प्रेजेंट करना है वो। और ये अगेन आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आई हैव चेक्ड सो मेनी एसेज जहाँ पे बच्चे ने बहुत सारे माइंड मैप्स बना के दे दिए कि ये मेरा एसे है। अब वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि वो उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करके अच्छे से सिस्टमेटिकली उसको पढ़ेगा। तो आपको प्रेजेंटेशन जब देनी है, हैंड राइटिंग के ऊपर भी काम करना है। क्लियर एंड लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट कोट्स होने चाहिए। कोट्स, एनेक्डोट्स, कोई छोटे छोटे मिथ्स, लेजेंड्स से आप अगर स्टार्ट करते हो, उनको यूज़ करते हो टू ऐड फ्लेवर टू योर एसे, इट्स अ वंडरफुल थिंग, बट दे शुड बी यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट। हमने इस बारे में बात की थी। उसके बाद हमने किस बारे में बात की थी कि राइटिंग स्किल्स में एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ ग्रामेटिकल एक्यूरेसी हमें चाहिए। ग्रामर नाजी नहीं हो आप, वो चलेगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप इंप्रूव कर सकते हैं उतना बढ़िया है। अब ये कुछ हमने एग्जांपल्स दिए थे कि ऐसी छोटी छोटी एरर्स होती हैं जो मीनिंग भी चेंज कर देती है और एग्जामिनर को ऐसी फीलिंग भी देती है कि द स्टूडेंट इज़ नॉट वेल रेड। तो हमने राइटिंग स्किल पे काम करना है। सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, जिस पे हम आगे फर्दर लेक्चर्स में बात करेंगे। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट क्लैरिटी ऑफ थॉट। उसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट में मैंने आपको एक बात बोली थी, जस्ट टू रिवाइज, वो ये था कि कोई इशू है, से मान लो इशू है डीमोनेटाइजेशन का, क्लैरिटी ऑफ थॉट, या फॉर दैट मैटर कोई भी और ले लीजिए, जीएसटी इज अ बेटर एग्जांपल, या कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लग गया, उसके मेरिट्स का पता होना और उसकी डीमेरिट्स का पता होना डज नॉट मेक यू अ सीरियस एस्पिरेंट, या ऐसा एस्पिरेंट जिसका ऐसे एग्जामिनर चेक करेगा और बोलेगा कि बहुत अच्छा है। ये तो किसी को भी पता होंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स, यहाँ पे तो बात खत्म नहीं हो जाती। उनकी एक असेसमेंट, मेरिट्स की और डीमेरिट्स की एक असेसमेंट हो आपके पास में, और उसके बाद आप किस चीज़ को थोड़ा सा फेवर करते हैं, किस चीज़ का आपको ये क्या लग रहा है, उसके बाद आपका कोई लॉजिकल कंक्लूजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। प्रैक्टिकेबल वर्केबल स्टैंड आपका होना चाहिए। योर राइटिंग स्टाइल शुड नॉट कम्युनिकेट एम्बिग्यूटी एंड कन्फ्यूजन। ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। हाँ, आपको जब भी आप बोलोगे कि ये चीज़ बेटर है, यहाँ पे ख़त्म भी नहीं हो जाता, फुल स्टॉप नहीं लग जाता कि मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, कुछ भी ऐसा। हालांकि ऐसा कोई क्या ही ऐसे बनेगा कि शुड देयर बी लॉकडाउन और नॉट। आई एम जस्ट टेलिंग यू गिविंग यू एन एग्जाम्पल। बट whenever you are supporting an argument, there must be a justification। ऐसा तो नहीं है कि मेरा मन सा नहीं मान रहा, ये तो कोई justification नहीं होगी। तो if you are giving a practicable workable solution, you better be prepared with a clear, crisp,
कोजेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर जस्टिफिकेशन एज वेल। हमने इस पे बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी कि बच्चों को व्यू पॉइंट बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सिंपल, योर व्यू पॉइंट शुड बी द वन विच इज इन हार्मनी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। योर आंसर्स मस्ट रिफ्लेक्ट दैट यू आर लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं कि कोर्स भी ऐसे लिखना, अब हम कोई PhD इन लिटरेचर थोड़ी हैं। हम आपको IAS के लिए, स्टेट सर्विसेज के लिए, HCS के लिए, PCS के लिए आपको ऐसे लिखना सिखा रहे हैं। तो उसके लिए आपको ये समझ आना चाहिए कि जैसे आप सिंपल सी बात सुनो कि मेरे को अगर फूड ब्लॉगर बनना है, अब मैं फूड के लिए बारे में लिखूंगा तो मेरा एक अलग व्यूअर जो है, जो उसको पढ़ना चाह रहा है, जो रीडर है, वो कुछ और एक्सपेक्ट करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी। वो मेरे से एक्सपेक्ट करेगा कि मैं कितना कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा, मैं टेस्ट कॉन्शियस लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं फूड ब्लॉगर हूँ। सिमिलरली अगर मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ तो मेरी फिलॉसफी जो है, मेरी सोच, वो प्रो पब्लिक है कि नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो आइडियाज़ है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा। सिमिलरली हमारी जो कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, एक टिपिकल आम आदमी को ये लिखना, जो बच्चा ऐसे लिख रहा है, वो उसको सब्जेक्ट मानता है कि सिटीजन मानता है। सिटीजन मतलब एक उच्च स्तरीय नागरिक। सब्जेक्ट क्या है? एक बहुत दुष्ट राजा, उसमें उसके राज्य में रहने वाले लोग। तो इस तरह से आपकी फिलॉसफी लिखते हुए, मैंने आपको कल की क्लास जो स्टार्ट की थी उसमें मैंने बोला था कि जब लोग ये हैंड राइटिंग से ये बता पाते हैं कि कोई भी पर्सन की पर्सनैलिटी क्या होगी, सो यू कैन वेल इमेजिन कि कितना ही ईजी होगा पूरा ऐसे पढ़ के आपका किसी के लिए ये बताना कि इस पर्सन का व्यू पॉइंट क्या है, ये कैसा स्टूडेंट है। क्लियर? तो हाँ, और एक चीज़ आपने और याद रखनी है, मैंने लास्ट क्लास में भी शायद शेयर किया था, हमारे यहाँ चंडीगढ़ में साथ में एक इंस्टीट्यूट है आइसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च। इस तरह से यहाँ का एक लड़का मेरा स्टूडेंट था, उसके मैं एसेस चेक करता था। अब वो IRS ऑफिसर है, वो रूरल बैकग्राउंड से था। सो एवरी टाइम, और उन बच्चों के बारे में भी आज मैंने बात करनी है कि उनको अपना राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव करना है। एवरी टाइम ही वुड राइट समथिंग, मतलब कोई नॉर्मल सी चीज़ के बारे में भी अगर वो ऐसे लिखेगा ना, कोई बहुत ज़्यादा ओपिनियन वाली चीज़ नहीं, से मान लो उस समय 100 स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट आया था। सो इवन व्हेन ही वाज राइटिंग अबाउट स्मार्ट सिटीज़, मैं उनको पूछता था कि आपने ये क्या लिखा है, तो वो बोलते थे यहाँ मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ मैं वो कहना चाह रहा था। तो एंड आई वुड ऑलवेज से दैट टू हिम कि यार अगर आप कहना चाह रहे हो तो कहो। एग्जामिनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इंटरप्रेट करने बैठेगा कि अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो। तो आई यूज्ड टू से दैट टू हिम कि यार यहाँ तो मैं आपको जानता हूँ, लेकिन वहाँ पे एग्जामिनर को थोड़ी पता है कौन हो आप। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी of expressing your viewpoint, your knowledge, the information that you have in your repertoire, वो आपको वहाँ पे निकाल के देनी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जामिनर की नहीं है। तो उन सब चीज़ों पे हम काम करेंगे, इसलिए हम आपको यहाँ पे पहले टेक्निक्स बता रहे हैं कि कैसी टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है एक अच्छा एसे लिखने के लिए। फिर हम आपको ऑफ कोर्स बहुत सारे एसेस की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, बोथ फिलोसफिकल एसेस एज वेल एज रियल लाइफ इश्यूज जैसे कि कोविड। एंड हम आपको माइंड मैप कैसे बनाने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, वो मैं पहले करवाना चाहता हूँ। दिस विल रियली हेल्प यू राइट इन राइटिंग गुड एसेस एज वेल एज गुड मेंस आंसर्स। अब सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, हम हिंदुस्तानी इंडियंस, रिगार्डलेस ऑफ कि हम चाहे अपने कोई बिल्कुल देहात के सरकारी स्कूल में पढ़े हों या फिर वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया, we tend to think in our mother tongue. Everybody for that matter, person tends to think in his or her mother tongue. अब हो क्या जाता है, बहुत स्टूडेंट्स के साथ में एक प्रॉब्लम होती है कि जब वो ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, they first think in their native language and then they translate their thoughts into English and then they put it down on paper. Trust me, मैंने सच में एक बहुत अच्छे बच्चे के ऐसे में ये पढ़ा हुआ है कि जब ऐसा ही वॉज राइटिंग अबाउट दिस थिंग कि कैसे सिविल सर्वेंट्स को एक्ट करना चाहिए। कई बार वो करप्शन नहीं भी करते, पर एक इंप्रेशन जाता है कि वो करप्शन कर रहे हैं। तो उसमें उसने लिखा कि स्टिल इट गिव्स यू एन इंप्रेशन एज इफ देयर इज समथिंग ब्लैक इन लेंटिल,
दाल में कुछ काला है कर दिया, ऐसे नहीं करना हमने, ठीक। वी विल हैव टू थिंक इन इंग्लिश। अब आप मुझे मैकॉले की औलाद बोल सकते हो, बट अगर आप ऐसे इंग्लिश में लिखना चाह रहे हो, अगर आप एग्जाम में फिल आपने इंग्लिश में किया है, तो आप हिंदी में सोच के इंग्लिश में लिखोगे तो उससे 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली चीज़, इट स्लोज डाउन द फ्लो ऑफ योर थॉट्स। मैं पहले सोच रहा हूँ हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है, फिर मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अब ये एक, और वो भी मैं उसी दिन कर रहा हूँ। सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि जब मैं हिंदू पढ़ रहा हूँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ, मैं वहीं के लाइंस को, वहीं के पैराग्राफ्स को उसी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा सोचना, कंटेम्पलेट करना, उसी लैंग्वेज में स्टार्ट करूँ। दैट विल डेफिनेटली हेल्प माई एक्सप्रेशन। एंड इट इज़ नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज और 2 days एक्सरसाइज। यू विल हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली फॉर अ फ्यू मंथ्स। कुछ बच्चों को 3-4 महीने में पेसअप हो जाता है। लाइक दिस से यू यूज़ इट और यू लूज इट। आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कीजिए। अगर आप 4 फ्रेंड्स इकट्ठे तैयारी कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू शुड हैव दिस क्रिस्टल क्लियर आपस में अंडरस्टैंडिंग कि यार देखो भाई, हम यूपीएससी की, पीसीएस की, एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम पेपर कर सकते हैं। अब हम फिर इंग्लिश में बात करते हैं, अगर हमने इंग्लिश में पेपर देना है तो उससे हमारे एक्सप्रेशन में इंप्रूवमेंट होगी। क्लियर? इसमें ऐसा आपको कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, मैं पहले हिंदी में सोच रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, फिर मैं उसको लिख रहा हूँ। राइटिंग स्पीड पे भी फर्क पड़ता है ऑब्वियसली, बिकॉज आई एम एडिंग कपल ऑफ स्टेप्स इनटू इट। तीसरी चीज, अगेन वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, ही इज इन IRS नाउ, हर्ष बंसल, वो एक चीज करते थे, वो उनके भी यही था कि ही वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम से पढ़े थे और इंग्लिश में, मतलब अंटिल 8th 10th वो हिंदी मीडियम में पढ़े थे। उसके बाद में इंग्लिश में जब देने गए तो उन्होंने मुझे एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ बोली। वो कहते हैं कि यू नो व्हाट आई वुड डू, कि मैं इंग्लिश में जब द हिंदू पढ़ रहा हूँ या जब मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ और कुछ पैराग्राफ्स, कोई 1 लाइन, कोई 2 लाइन्स, कोई किसी आइडिया को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रही है। से मान लो कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रही है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा एक आम आदमी पे, उसको बहुत अच्छे से किसी राइटर ने लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि आई वुड एक्चुअली पिक अप दैट लाइन एंड आई ट्राई टू लाइक से दैट अलाउड अ फ्यू टाइम्स। 2-3 बार मैं जोर जोर से उस लाइन को बोल के पढ़ता था कि हाँ, दिस इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन द मार्जिनलाइज सेक्शन, सो दैट जब मैं एग्जाम में लिखने जाऊं तो मेरे एकदम से फ्लो बने। सो इट हैज़ वर्कड फॉर हिम। देखो, ऐसा कोई एक सिंगल तरीका नहीं है ऐसे लिखने का। कोई ये नहीं है कि कोई टेक्निक है जो हमने बता दी आपने सीख ली, ये किसी के पास में भी नहीं होती सिविल सर्विसेज के लिए। थोड़ी छोटा हमें बहुत लोगों से सीखना है। क्लियर? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यही चीज़ करनी है बच्चे कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश के साथ में फेमिलियरिटी बढ़ानी है, सो दैट आपका राइटिंग स्टाइल बेटर हो सके। अब आज का जो हमारा मॉड्यूल रहेगा, आज की जो क्लास है, छोटी सी क्लास है, इट विल एसेंशियली टॉक अबाउट सर्टेन बेसिक थिंग्स, जिसमें मैं आपके साथ में कुछ पास्ट एस्पिरेंट्स के एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। पहली क्या है, इफ यू वांट टू बी अ गुड राइटर, फर्स्ट यू हैव टू लर्न टू बी अ गुड रीडर। अब यार इसमें ना एक चीज़ है कि आप खुद सोचो कि जब तक मैंने खुद ही सिर्फ और सिर्फ, मान लो हम CBL में पढ़ाते हैं, आपकी लाइफ में द ओनली नोट्स दैट यू हैव रेड इज CBL के नोट्स। अब आप खुद सोचो, हमने आपको पॉलिटी पढ़ाई, हमें लगा इतना इतना काम का है, ये बच्चों को बता देते हैं, इतना इतना काम का हिस्ट्री में बता देते हैं, दैट इज़ योर रीडिंग बेस। और ये ट्रू है सभी इंस्टीट्यूट से, सभी वेबसाइट्स के लिए। आप खुद बताइए कि आपका रीडिंग स्टाइल कैसे निकल के आएगा। आप बुलेट पॉइंट्स में पढ़ते हैं, आपका जो राइटिंग स्टाइल है, बेग योर पार्डन, वो अच्छा हिस्से में कैसे निकल के आएगा। तो आपको अगर अच्छा लिखना है तो पहले अच्छा पढ़ना शुरू कीजिए। होता क्या था, आपको ये समझना है कि यार न्यूज़पेपर तो आपको खुद ही पढ़ना है। पुराने टाइमों में जब ये बोलते थे ना कि यूपीएससी के लिए 12-12, 13-13 घंटे डेली पढ़ना पड़ता है, उसका वन ऑफ द रीजंस वाज कि 2 घंटे लगा के बच्चा इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ता था, साथ में डिक्शनरी रखता था। हर एक सब्जेक्ट की तो नॉलेज भी नहीं होती, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड सो ऑन, हर एक वर्ड की उनको आपको मीनिंग्स नहीं पता होते थे। तो फिर वो डिक्शनरी रख रहा है, फिर वो उसको दोबारा पढ़ रहा है, फिर वो उसके नोट्स बना रहा है। ये सब करते करते 3-4-5 घंटे तो न्यूज़पेपर में लग जाते थे। अब क्या हो गया, बहुत सारे हमारे जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो न्यूज़पेपर्स के एनालिसिस बना देते हैं, नोट्स आपको दे देते हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आउटसोर्स द होल न्यूज़पेपर रीडिंग टू अदर्स। इस तरह की वाइकेरियस रीडिंग विल नॉट टेक यू एनीवेयर। आपने खुद न्यूज़पेपर पढ़ना है,
हाँ, नोट्स वाला जो है झंझट वो आपने अब हमारे जैसे वो लेबर करने वाले लोगों को आपने आउटसोर्स कर दिया कि चलो जी हम इस इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लेते हैं या इनके मैगजीन पढ़ लेते हैं या इन्होंने बुलेट पॉइंट्स बना रखे होंगे, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू डोंट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। न्यूज़पेपर इज इंडिस्पेंसिबल। क्लियर? अब जब आप उसको पढ़ेंगे अच्छे से, आपको डिफरेंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम 2 लोग हैं 3 लोग हैं, आपको मान लो सारे न्यूज़पेपर का एनालिसिस करा के दे देंगे। ऑन दी अदर हैंड न्यूज़पेपर में यार 100 पढ़े लिखे लोग लिख रहे हैं। दैट मीन्स यू विल बी एक्सपोज टू हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स। सुहासिनी हैदर जी अपने एक्सप्रेशन में लिखेंगे, सी राजा मोहन जी अपने एक्सप्रेशन में लिखेंगे, प्रताप भानु मेहता अपने एक्सप्रेशन में लिखेंगे, और यही ट्रू है सबके लिए। कभी कभी पी चिदम्बरम जी का आर्टिकल आता है, कभी कभी से अरुण शौरी जी का आता है, इस तरह से सब लोगों के आर्टिकल्स आते हैं। यू विल बी एक्सपोज टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। ये नहीं कि ये 2 काम के आर्टिकल किसी ने एनालाइज करके दे दिए और आपने पढ़ लिए। दैट इज समथिंग दैट वी डोंट सपोर्ट, हमें ऐसा लगता है। अब बात आती है कि चलो जी ठीक है, इन ऑर्डर टू राइट गुड आई हैव टू रीड गुड, सो व्हाट शुड आई रीड? गौतम बुद्धा जी बोलते हैं, कहते हैं कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। तो आपको भी यही समझना है कि अगर आज आप तैयार हैं पढ़ने के लिए तो आपको क्या पढ़ना है। वो बच्चे जो पंजाब PCS मेंस दे रहे हैं इस साल, उनको तो थोड़ा अब कंसोलिडेट ही करनी है प्रिपरेशन। वो बच्चे जो HCS दे रहे हैं इस साल, उनके लिए भी लार्जली ये ट्रू है। जो UPSC दे रहे हैं 27 जून को, उनके लिए भी टू ग्रेट एक्सटेंट ये ट्रू है। बट अदरवाइज जो 22 में एग्जाम देंगे, बुक्स पढ़ो बच्चे। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, बहुत सारी बुक्स जो इंडिया के बारे में बात करती हैं, इंडिया के एग्रेरियन कल्चर के बारे में बात करती हैं, सोशल डेवलपमेंट की बात करती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करती हैं। बहुत सारी अच्छी बुक्स जो आपको पता होनी चाहिए। अब क्या हो गया है ना, जो UPSC प्रिपरेशन का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि इसके नोट्स कर लिए, ये कर लिया, बस मेरी तैयारी हो गई। ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ रीज़न व्हाई ऑल द इंस्टीट्यूट्स आर ऑन सम अदर प्लेन और UPSC कुछ और ही पूछ लेती है। ऐसे हमने हाईजैक नहीं होने देनी अपनी प्रिपरेशन। न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, बुक्स पढ़नी होती है, उससे आपका कोड डेवलप होता है, आपका एक्सप्रेशन डेवलप होता है, आपका माइंड थोड़ा खुलता है। साल के प्रिपरेशन करने के बाद हमारे साथ आपको हमसे ज़्यादा आना चाहिए। अगर आपने सिर्फ वही 4 नोट्स पढ़े हैं जो यहाँ पे चेतन शर्मा ने आपको दे दिए, तो आप खुद सोचिए कि आप तो हमेशा मुझसे तो कम ही जानते होंगे। आपको 6 महीने में मैं इर्रेलेवेंट हो जाना चाहिए आपके लिए कि यार ये सर ने जो बताया इससे तो हमें 10 गुना ज़्यादा आता है, क्योंकि हमने 10 बुक्स और पढ़ी हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ते भी नहीं रहना, उनको कंटेम्पलेट करना है, सोचना है उनके बारे में। यू अंडरस्टैंड? एक्सप्रेशन से लेके, राइटिंग स्टाइल से लेकर ऑल द वे टू द आइडियाज, इंफॉर्मेशन सब आपको पता होनी चाहिए। आपको बहुत, खुद भी आप देखोगे कि आपको फील होगा कि यस यू हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली ओवर से 3-4 मंथ्स। सेकेंड, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट न्यूज़पेपर्स। अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको क्यों पढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर एसेस के उठा के, क्वेश्चंस उठा के कि किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं। थर्ड, यार आज की डेट में ये चीज़ सबसे ज़्यादा अवेलेबल है और सबसे कम एक्सप्लोर्ड है। से टेड टॉक्स होती हैं या बहुत बड़े डिग्नेटरीज आते हैं संसद टीवी पे, जिसको आप संसद टीवी बोलेंगे हम, राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी होता था। बड़े बड़े एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड सिविल सर्वेंट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज जिनका पिछले साल पेपर हो गया और वो बोलते हैं कि यार मेरे तो से गर्लफ्रेंड ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरा पेपर हो गया, या यहाँ से मैं इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा, उस इंस्टीट्यूट से पढ़ा। क्योंकि एक IAS एस्पिरेंट आपको 100 इंस्टीट्यूट्स पर ये वीडियो बनाते दिख जाएगा। उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु हैव सर्व्ड फॉर ईयर्स। लेट्स से मान लो इंडिया के कोई हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बहुत साल काम किए, उन्होंने पोलियो इरेडिकेशन के बारे में अपने व्यू दिए हैं, कोई टॉक्स दिए हैं कि किस तरह से हम इन चीज़ों को इरेडिकेट करते हैं, हमने क्या कुछ सही किया, हाउ डिड वी गेट इट राइट। अब आप उन एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस, उनके एनेक्डोट्स सुनते हो, पढ़ते हो। सुनना भी पढ़ने के बराबर ही है इन दिस केस। मान लो कोई गावी में इंडिया के कोई बहुत बड़े पुराने IAS जो हों, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम किया, वो काम कर रहे हैं, WTO में कोई काम कर रहे हैं, उनकी कोई स्पेशल डिस्कशन डिबेट आई हुई है, हमें उनसे सीखना है। कोई पुराने IAS ऑफिसर्स, कोई पुराने नॉट ओनली IAS ऑफिसर्स, कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जिन्होंने कोई बहुत बड़ी किताब लिखी है, वो बुक बहुत पॉपुलर है, से अमर्त्य सेन कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर अगर कोई टॉक दे रहे हैं, हमें वो पढ़नी सुननी है। उससे
like I said कि now that you are ready to write a good essay, you will get content, you will, and then these days ये YouTube और ये सब तो आपके लिए कर ही देते हैं कि the kind of thing that you search, they start giving you more of that. So आप 2 अमर्त्य सेन के टॉक सुनिए, आप 2 बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एलॉन मस्क के 2 डिबेट सुनिए, ऑटोमेटिकली आपको राइट काइंड ऑफ कंटेंट यूट्यूब देना शुरू कर देगा. क्लियर? तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो क्या करनी है, दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यू हैव टू लर्न फ्रॉम राइट सोर्सेज, और वो करने के लिए आपको अच्छा रीडर होना ज़रूरी है. अब दूसरी बात आती है कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वाई कांट आई आस्क यू कि यार ये लो हम आपको 20 पॉइंट देंगे और ये बुकिश नॉलेज की मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये क्यों नहीं करना. सिविल सर्विसेज 2019 के 2-3 हम एसेज उठाते हैं. पहला एसे बोलता है साउथ एशियन सोसाइटीज आर वोवन नॉट अराउंड द स्टेट बट देयर प्लूरल कल्चर्स एंड प्लूरल आइडेंटिटीज. अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप अच्छी मैगजीन्स पढ़ते हैं, से आप फ्रंट लाइन पढ़ लेते हैं, योजना पढ़ते हैं, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल बैकग्राउंड के नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं कोई आपको हमजा लावी का कॉन्सेप्ट दे देगा कि यार एशियन, पाकिस्तानी सोसाइटीज़, इंडियन सोसाइटीज़, साउथ एशियन सोसाइटीज़ इन जनरल, इनके बारे में उनका क्या कहना है. इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सपोज हो जाएंगी. जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, ये हमजा लावी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ओवर डेवलप्ड स्टेट. ओवर डेवलप्ड स्टेट. अब आप इंडिया की बात कीजिए, पंजाब पीसीएस के बच्चे भी देख रहे हैं इसको, एचसीएस के बच्चे भी देख रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग. हमारी सरकार, स्टेट क्या बोलती है? होमोसेक्सुअलिटी योर चॉइस. हमारी सरकार क्या बोलती है? राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट. हमारी सरकार क्या बोलती है? लिव इन रिलेशनशिप, योर चॉइस. इंटरकास्ट मैरिज, योर चॉइस. भाई एक इंडिविजुअल के पास ये फ्रीडम है. कौन बोलता है ऐसा? सरकार, स्टेट. ऑन दी अदर हैंड सोसाइटी क्या इसी पेस पे आगे बढ़ रही है? सोसाइटी क्या बोलती है? होमोसेक्सुअलिटी टैबू. हमारी सरकार ट्रांसजेंडर्स के लिए लॉज लेके आती है या लेके आ रही है, काफ़ी प्रोग्रेसिव लॉज. ऑन दी अदर हैंड आपने देखा है कि ट्रांसजेंडर्स अनफॉर्चुनेटली किस सिचुएशन में रहते हैं इंडिया में. लिव इन रिलेशनशिप गवर्नमेंट की अप्रूवल है बट सोसाइटी में इट विल रेज आईब्रोज, लाइक बहुत सारे लोग इसको मतलब फ्राउन अपॉन करेंगे. सिमिलरली से इंटरकास्ट मैरिजेस, सोसाइटी स्टेट के तो आउटराइटली अप्रूवल है, सो मच सो कि स्पेशल एक्ट्स भी बना रखे हैं. कर लो जी स्पेशल मैरिजेस में, इंटर रिलीजियस शादी करनी है, स्पेशल मैरिजेस एक्ट एंड ऑल दैट. ऑन द अदर हैंड अनफॉर्चुनेटली समाज की अगर आप बात करो तो वहाँ पे क्या हो रहा है? समाज में ऑनर किलिंग्स भी हो जाती हैं एंड देन ऑल दैट. सो बट say if you go to Sweden, if you go to Denmark, if you go to UK, if you go to all these states, there you will see that state and society वो दोनों के बीच में एक तालमेल है. So मेरा पॉइंट क्या है? इस ऐसे में आप ये लिख के आओगे नहीं लिख के आओगे, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ. मेरा पॉइंट ये है कि इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे एनेक्डोट्स शेयर किए जाते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में और बड़ी सारी डिबेट्स में, जिनको पढ़ के सुन के अच्छे वर्ड्स में एक्सप्रेस करना आपको आता है. तो ये आपको करना है सबसे पहले. दूसरा देख लो आप, ऐसे 2019 में आया है, निग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया आर रीजंस फॉर इट्स बैकवर्डनेस. छोटे बच्चों को जब आपने पढ़ाया ही नहीं, छोटे बच्चों को जब आपने हेल्थ ही नहीं दी, एवरी सेकेंड गर्ल इन इंडिया इज एनेमिक. हर दूसरी लड़की हिंदुस्तान में उसके पास आयरन की कमी है. उसमें आपने देखा होगा एक बेसिक हेल्थ जो एडोलेसेंट जो वुमेन की हेल्थ इश्यूज है इंडिया में, वो एड्रेस नहीं है. एंड देन सो ऑन. एंड सिमिलरली एजुकेशन, उनका निग्लेक्ट ऐसा है जिससे कि इंडिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है. अब अगेन इस ऐसे को अच्छे से करना है तो मैं कैसे करूं? डोंट यू थिंक कि अगर कोई आर्टिकल आया है, अमर्त्य सेन ने, महबूबुल हक ने या किसी भी और सोशल डेमोक्रेट ने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में लिखा है, किसी ऐसे पर्सन ने, जैसे वो विनय सत्यार्थी हैं, जैसे जिनको नोबेल मिला हुआ हो एजुकेशन में काम करते हुए, किसी को
हेल्थ सिस्टम में जिसने बहुत ज़्यादा काम किया हो प्राइमरी हेल्थ में, उनकी कोई डिस्कशंस, उनकी डिबेट्स, उनके व्यू पॉइंट्स, उनका राज्यसभा टीवी में इंटरव्यू, ये मेरे काम की चीज़ है। और इसमें आपने ये नहीं करना होता कि यार एक कोई इंस्टीट्यूट है इंक्लूडिंग आर्ट्स कि ये मेरे को ना राज्यसभा की 4 चीज़ें के पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स बना के दे देंगे। वो दे देंगे, वो मना नहीं कर रहे हैं, बट that should only supplement what you are supposed to do on your own। तीसरी चीज आपको ऐसे आया था, biased media is a real threat to Indian democracy। अब अगेन राइट काइंड ऑफ आर्टिकल्स पढ़ने। अगर इसी चीज पे आप वैसे उन सब में पढ़ जाओगे, गोदी मीडिया, दिस मीडिया, दैट मीडिया, लिबरल्स वाले ऐसे, एनडीटीवी, ये उस सब में पढ़ोगे तो आपको एक अच्छा एक्सप्रेशन, अच्छा आर्टिकल नहीं लिख के आ पाओगे। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर reading or watching a no nonsense discussion और an article, अगर इसके ऊपर कहीं पे भी, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यूके में क्या इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, पूरे दुनिया में मीडिया की रेगुलेशन को लेके, क्योंकि मीडिया की फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सेल्फ रेगुलेशन को लेके क्या क्या लेजिस्लेशंस आए हैं, हाउ डिफरेंटली अदर कंट्रीज आर टैकलिंग दिस इशू एंड सो ऑन। क्लियर। अब फिर उसके बाद में आता है आपको आर्टिकल, राइज आर्टिकल बोल रहा हूँ, ऐसे आपके एग्जाम में आया था, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। तो अगर आप देखो कि ये वाले एसेस के आपको टॉपिक्स आ रहे हैं, अब जितना कोई भी बच्चा किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ लेता है, जब वो हिस्ट्री डिटेल में कर लेता है 1 महीना लगा के, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, कल्चर, सिक्योरिटी इश्यूज, साइंस एंड टेक, एथिक्स, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, जब वो सब कुछ कर लेता है, कुछ ना कुछ तो वो हर चीज़ के बारे में लिखा आएगा, बट कुछ ना कुछ से मार्क्स थोड़ी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ से रैंक थोड़ी निकल रहा है। रैंक किस चीज़ से निकल रहा है? जब इंफॉर्मेशन तो है, उसको बहुत स्मार्टली प्रेजेंट किया गया है। तो इट टेक्स 2 to tango, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, बट आपने ये समझना है कि आपको खुद पढ़ना है, और वो पढ़ना कहाँ से है? न्यूज़पेपर से पढ़ना। देखना क्या है? संसद टीवी, राज्यसभा टीवी, इस तरह की राइट काइंड ऑफ चैनल्स। अब आप बोलोगे सर बहुत मुश्किल लगता है पढ़ना। नथिंग इन लाइफ वर्थ डूइंग इज ईजी। अगर ईजी होता तो सभी कर लेते। क्लियर। अब एक चीज़ आती है कि कितनी डिटेल में पढ़ना है, कितनी डेप्थ में जाना है। से मान लो आपको इस बार ऐसे आ जाता है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन एंड फ्यूचर, J&K का फ्यूचर के ऊपर ऐसे करके आपको एक टॉपिक दे दिया उन्होंने। अब आपको कितना पता होना चाहिए? आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग, एज दे से। आपको J&K की हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, उसकी पॉलिटी, उसकी डेमोग्राफी, जो लोग हैं वहाँ के, पॉपुलेशन, उसके जो रियल लाइफ सोशल इश्यूज जो चल रहे हैं, वो पॉलिटिकल जो सोल्यूशन निकाला गया है, 370 आर्टिकल कहाँ से आया, क्यों आया, किस कब क्या किया गया, अभी सरकार ने जो होम मिनिस्ट्री ने जो प्रपोजल दिया है कि हम इसको किस तरह से रन करेंगे, सीएम के पास आने वाले टाइम में क्या पावर्स होंगी और चीफ सेक्रेटरी के पास क्या पावर्स होंगी, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो। जब आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा, फिर J&K की हिस्ट्री, इसकी ज्योग्राफी, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, इसकी पॉलिटी सो फार जो रही है, ठीक, डेमोग्राफी, कौन से एरिया में कौन से लोग ज़्यादा रह रहे हैं, किस एरिया में, लद्दाख डिफरेंट क्यों है J&K से, एंड देन सो ऑन। सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, कैसे उनकी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है, 370 आर्टिकल कहाँ से क्यों आया, कब आया, एंड ये सब चीज़ों को आप ज़्यादा सिस्टमेटिकली लिख पाओगे। इफ़ यू जस्ट नो अबाउट कि हाँ 370 था और 370 हटा दिया और ब्ला ब्ला ब्ला, वो फिर थोड़ी बहुत मतलब आपको नहीं आता इतना, वो झलक जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो झलक जाता है। अब तो पहली चीज़ आपको ये पॉइंट जो है डिस्कशन का ये है कि आपको पढ़ना, न्यूज़पेपर है, आपको अच्छी डिबेट्स देखनी है, अच्छी डिस्कशंस देखनी है, और उस कितने डेप्थ में देखना है, दैट यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। सिविल सर्विसेज हमारी कंट्री में जर्नलिस्ट एक एग्जामिनेशन है जहाँ पे आपको किसी एक सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट
नहीं मानना जाता, बट आपको सब चीज़ों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नंबर 1 क्लियर है आपको? अब मैंने पढ़ लिया, अब मैं क्या करूं इसका? अब इसको करना है आपने एनालाइज। एनालिसिस पावर आपके पास होनी चाहिए, और ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 1 मिनट में हो जाएगी। इट पेन्स मी व्हेन आई सी कि बच्चे किसी टीचर को बोलते हैं इंक्लूडिंग अस कि हमारे लिए ये एडिटोरियल के एनालिसिस बना दो ना। सर एडिटोरियल की लैंग्वेज मुश्किल लग रही है, इस एडिटोरियल के पॉइंट्स निकाल के मेरे को सिंपल पॉइंट्स बता दो कि क्या लिखा है। एनालिसिस के तो बनाने की मैं खुद कोशिश करूंगा। यू डोंट गो टू अ जिम एंड यू से टू अ ट्रेनर कि ये ले भाई मैंने यहाँ पे 15,000 रुपये जिम के दे दिया, अब मेरे लिए अपनी बॉडी बना ले, मेरे लिए वेट उठा लो, लिफ्टिंग कर लो और मेरे मसल्स बन जाएंगे। आई एम अज्यूमिंग आई हैव नेवर बीन टू अ जिम। माय पॉइंट इज आपके लिए एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स सिंप्लीफाई किए जाने चाहिए। एनालिसिस आपको बनाने होते हैं, आपको करने चाहिए, क्योंकि पेपर में कौन से 20 क्वेश्चन आपके सामने प्रकट होंगे ये किसको पता है? किसी को नहीं पता। तो जब आपकी एनालिसिस पावर ही नहीं होगी, आप सवाल देखोगे लेकिन उसके लिए आंसर क्या आना चाहिए वो ही नहीं आपको पता, मज़ा नहीं आएगा। तो इश्यूज हैं डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ट्रिपल तलाक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इन सब चीज़ों इस तरह के हम आपको करवाएंगे, पॉइंट्स करवाएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। जैसे एक सिंपल सी चीज़, कोई भी टॉपिक है, आपने अपने पर्सनल बायस, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस को हटा के उसको पढ़ना है। हाँ, कोई चीज़ होली कुरान नहीं है। अब आपके न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया हो ट्रिपल तलाक का, जिसने बताया कि ट्रिपल तलाक कितनी सही चीज़ थी, पर कहीं ना कहीं तो कोई आर्टिकल आया होगा जिसने लिखा होगा ट्रिपल तलाक जितनी खराब चीज़ थी। हेंस दैट इज़ व्हाई इट्स एन इशू। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कितना ज़रूरी है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रही माइनॉरिटीज़ के लिए, इसको लेके एक पूरा आर्टिकल भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दूसरा आर्टिकल ये भी होगा कि यार इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। आपको उन सबको जक्सटापोज करना है, आमने सामने रख के ये चेक करना है कि क्या मेरे काम का है क्या नहीं है, कौन से पॉइंट में ज़्यादा मोर वेट है, कौन सा पॉइंट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है मुझे, कौन सा पॉइंट बहुत शॉर्ट टर्म है, कौन सा लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इंडिया के लिए सपोर्ट में रहेगा। तो इस तरह से आपने उसकी एनालिसिस करनी है। अब बात आती है कि एनालिसिस करके मुझे कंक्लूजन नहीं बनाना आ रहा। ये बड़ा ईजी है आपके पेपर के लिए। अगेन गो बैक टू द फर्स्ट लेक्चर। कोई भी चीज़ है, लेट्स से मैं मार्क्सिस्ट हूँ, मेरे को किसी भी चीज़ का कंक्लूजन बनाना है और मुझे पहले पता है कि ये जो आर्टिकल जो पढ़ा जाएगा ये मार्क्सिस्ट ने पढ़ना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं कंक्लूजन ही वैसा बनाऊँगा कि यार हेंस सी कैपिटलिज्म द इविल गाइज। मैं कैपिटलिस्ट हूँ और मेरे को कोई आर्टिकल पढ़ना है और मुझे कंक्लूजन बनाना है किसके लिए कि यार कल को मुझे कैपिटलिस्ट एक कोई सोसाइटी है उसको ज्वाइन करना है, तो मैं क्या बोलूँगा? लुक हेंस द लिबर्टी इज गेटिंग जेपरडाइज, सो हमें लिबर्टी को बचाना है। इसी तरह से मान लो मेरे को नक्सलवाद ज्वाइन करना है, तो मैं रेडिकल चीज़ें लिख रहा हूँगा। मुझे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो मेरा व्यू पॉइंट बन रहा है, ये मैं व्यू पॉइंट बना रहा हूँ, ये मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं इस आर्टिकल को क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मुझे कल को एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करनी है, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। तो सिविल सर्वेंट के जो व्यू पॉइंट्स हैं उसके कुछ चीज़ें असेंशियली आपके आइडियाज़ में होनी चाहिए। वो क्या है? आप एनालाइज कीजिए, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, और बाहर खड़े होके न्यूज़पेपर खोल के, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई मेहनती आईएएस ऑफिसर ने पॉलिसी बनाई हो या किसी दूसरे ने बनाई हो, कुछ भी किसी ने भी किया हो, बाहर खड़े होके उसको सारा टाइम क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। आपसे एक अदरवाइज एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कल हमारे यहाँ पे एक सर क्लास बनाने आए, उन्होंने क्लास बनाई, वो 15 मिनट के बाद वो बाहर चले गए। वो बोलते सर मैं आज एक चीज़ कन्फेस करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ जी। कहते कि मैं आया था और मैं आपकी वीडियोस देखता था, तो मुझे लगता था कि ये कंटेंट तो अच्छा पढ़ाते, लेकिन मैं इनसे बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर दूंगा। नाउ आई एम रियलाइजिंग कितना डिफिकल्ट है। तो पॉइंट इज देन ही डिड नॉट ऑफ कोर्स कंटिन्यू द रिकॉर्डिंग। द पॉइंट इज अदरवाइज लाइक इज अ गुड टीचर। द पॉइंट इज बाहर से कुछ भी क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है। अरे इंडिया बेकार है, यूके को देखो, इंडिया बेकार है, यूएसए को देखो, इंडिया बेकार है, डेनमार्क को देखो, इंडिया बेकार है, मार्स को देखो, जुपिटर को देखो, ये सब आसान है। आपको ये समझना है कि वो लोग
जो देश की सरकारों में काम कर रहे हैं, हमारे एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेट्स, एग्जिस्टिंग जो इतनी बड़ी गवर्नमेंट मशीनरी काम कर रही है, वो भी तो इस इंडिया में रहते हैं। उनको भी लग रहा होगा कि यार कुछ अच्छा किया जाए, पर कुछ सिस्टमिक स्ट्रक्चरल चैलेंजेस होंगे, कुछ तो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस होंगे इंडिया में, तभी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है। उनको हमें अप्रिशिएट करना है। हाँ, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आपका जो व्यू पॉइंट है, आई वुड सजेस्ट, अगेन मैंने पहली क्लास में बोला था कि जो चीज़ आपको हमारी पसंद आएगी आप रख लेना, जो नहीं पसंद आएगी छोड़ देना। IAS के पेपर के लिए आप कोई जर्नलिस्ट नहीं बनने जा रहे हो, आप कोई से मान लो गवर्नमेंट क्रिटिक नहीं बनने जा रहे हो। IAS के पेपर में आपका जो व्यू पॉइंट रहेगा, इट शुड बी टुवर्ड्स इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट रादर देन सम रेडिकल चेंज, सब चोर हैं, सब ऐसे हैं, कंट्री बेकार है, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। आई वॉज ओनली यस्टरडे आई वॉज टॉकिंग टू समवन, आई लिव इन चंडीगढ़ एंड आई वॉज टेलिंग समवन दैट मेरी पूरी 7 पुश्तों ने इतना टैक्स नहीं दिया होगा जिसने से PGI के 4 कमरे बन जाते या एक डिपार्टमेंट बन जाता। पर जब भी प्रॉब्लम होती है, खुदा ना खास्ता हम जाते हैं PGI के इस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि देश के नागरिकों ने टैक्स दिया है, देश की पब्लिक मशीनरी ने सोचा कि चलो PGI बनाया जाए। सिमिलरली 34 सेक्टर हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी है सरकार की, बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो लोगों ने टैक्स दिया और किसी ने इन्विजन किया कि एक अच्छी सी लाइब्रेरी बनाई जाए ताकि वो बच्चे जिनके घर में एक्स्ट्रा रूम नहीं है पढ़ने के लिए, वो आके पढ़ सकें। एंड लाइकवाइज इंक्रीमेंटल चेंज, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, ये एक सिविल सर्वेंट की से एक्सपेक्ट किया जाता है, ना कि ये कि जैसे मूवीज में ग्लोरीफाई करते हैं कि ओवरनाइट सब चेंज कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, वो सब नहीं है। आप 24 घंटे के चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे हो, पहली चीज़ ये। तो आपके थोड़े से बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स रेडिकल चेंज के बारे में आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे। सेकेंड, इट शुड बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन रेदर देन अगेंस्ट इट। अगेन, अब आप ये बोल सकते हो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि यार सरकारी खर्चा, रेवेन्यू जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कम से कम होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है ये बोलने में, अगर आपका व्यू पॉइंट है कि हाँ प्रॉबेबली डिसइन्वेस्टमेंट इज द वे फॉरवर्ड, कोई बुराई नहीं है। पर जब आप इस तरह से बोलने लग जाओगे कि यार सरकारी बेकार है, दैट इज समथिंग जो पेसिमिज्म नहीं होना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा बहुत बच्चों को कि ऐसा कौन नहीं बोलता है, तो ट्रस्ट मी, मैंने बहुत ऐसे पढ़े हैं। ठीक, तो बच्चे बोलते हैं rather than against the administration। and also आपका जो एनालिसिस करके व्यू पॉइंट निकलना चाहिए कोई भी इशू में, इट शुड बी इन हार्मनी विद द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, दैट शुड बी द केस। तो अब आपको कोई भी टॉपिक मिलेगा, आपने क्या करना है, उस टॉपिक के बारे में जब ऐसे लिखना है तो आपने ध्यान रखना है कि यार ये चीज़ें जो हैं, ये सिविल सर्विसेज वाली एस्पिरेंट का ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब इसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है, आपने ऐसे लिख लिया, आपने उसके बाद दोबारा उसको पढ़ने नहीं बैठ जाना कि मैं देखूँ मैंने कैसा लिखा है। यू मस्ट गिव योर सेल्फ 3 to 4 days गैप, ऑलवेज रिव्यू योर एसे। कभी भी ऐसे लिख के बस ऐसे नहीं कर देना कि बस हो गया, मैं डेली एक ऐसे लिख लेता होता हूँ, मैं डेली एक मेंस का आंसर लिख लेता होता हूँ, ना उसको कोई रिव्यू कर रहा है ना मतलब क्या होता है, अगर आप ग्रुप्स में पढ़ाई कर रहे हो 3-4 के ग्रुप्स में, तो भी आप ट्राई किया करो कि एक दूसरे को आप अपना आंसर ऐसे लिख के दिखाओ, सो दैट, और वो एक अच्छे से आपको एक दूसरे को वो देना चाहिए, पीयर टू पीयर फीडबैक देना चाहिए। बट नॉट उसी दिन, 3-4 दिन बाद जब आप आराम से देखते हो तो फिर आपको लगता है कि आउच, बिकॉज यू डोंट स्टार्ट आउट राइटिंग गुड स्टफ। पहले दिन से आप कोई चमत्कारिक ऐसे लिखना नहीं शुरू करोगे। यू, और आंसर्स के लिए भी ट्रू है, मेंस के आंसर्स के लिए, यू स्टार्ट आउट राइटिंग प्रिटी like poor in fact, and then you think that it's good stuff, but then eventually you get better at it. So सबसे important trait जो है ना, आप आज हमारे साथ तैयारी करनी शुरू कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए कि आप एक दिन 18 घंटे पढ़ रहे हो और उसके बाद आप 6 दिन पढ़ नहीं रहे और फिर आप मेरे को 5 दिन पढ़ नहीं रहे हो और फिर आप मुझे बोल रहे हो सर मेरे 3 घंटे डेली की एवरेज आ जाती है। ये कोई 3 घंटे की एवरेज नहीं है। आई वुड रैदर हैव यू स्टडिंग 3 hours एवरी डे, 4 hours एवरी डे, 5 hours एवरी डे, इंस्टेड ऑफ 1 day और 2 days स्टडिंग 20 घंटे और उसके बाद में फिर हफ्ता पढ़ ही नहीं रहे। बिकॉज परसिस्टेंस इज
इंपॉर्टेंट। परसिस्टेंटली आपने आंसर्स लिखने हैं, परसिस्टेंटली आपने एसे को अटेम्प्ट करना है। हम आपको टॉपिक्स देते रहेंगे, आपने लिखते रहना है। इनफैक्ट ये वीडियो जो एसे वाली हैं इसको यूट्यूब पे डालने का एक रीज़न यही है कि आप अपने एसेस लिख के इन वीडियोस के नीचे कमेंट में भी लिख सकते हो। आपने लिखा, आप वहाँ पे डाल दीजिए, हमें कोई ऐसे पसंद आएगा, हम उसका फीडबैक देंगे और पीयर टू पीयर फीडबैक तो चलता ही रहेगा। नेक्स्ट, चलिए अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है। अब जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आज की और कल की क्लास में, वो आपने ध्यान से सुन के प्रैक्टिकली नोट करनी है और फिर आपने टेक्निक्स को यूज करना है। सबसे पहली चीज, लाइक दिस से, आई एम नॉट अ वेरी गुड राइटर बट आई एम एन एक्सीलेंट री राइटर। मैंने जीएसटी के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़े हुए हैं, मैंने फिस्कल फेडरलिज्म या फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं। नाउ आई कैन क्रिएट अ रियली नाइस गुड 2000 वर्ड्स का एसे ऑन से फेडरलिज्म। लेकिन इसमें कुछ गलतियां कर देते हैं बच्चे। सबसे पहली, एग्जाम में नॉर्मली आपको ऑप्शंस दी जाती हैं। यू विल बी गिवन ऑप्शंस कि ये लो भाई 4 एसेज हैं, इनमें से कोई एक कर दो। ये लो 4 एसेज और हैं, इनमें से कोई एक कर दो। I have taught students political science optional. ऑप्शंस में एक ऐसे दिया हुआ है नॉन अलाइंड मूवमेंट। आज से कुछ साल पहले यूपीएससी में था, आप चेक कर लेना। नॉन अलाइंड मूवमेंट के ऊपर ऐसे की ऑप्शन दी हुई है। स्टूडेंट्स डिसाइड टू नॉट डू इट ऑन नॉन अलाइंड मूवमेंट बट ऑन समथिंग एल्स। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपसे अच्छा नॉन अलाइंड मूवमेंट के ऊपर कौन लिख के आ सकता है? और ऐसा भी नहीं है कि उनको आता नहीं है, बहुत अच्छे से आता है। क्यों नहीं किया ये वाला ऐसे? सर मुझे लगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, इसको तो आता ही होगा, तो इसलिए मैंने किसी और इशू पे लिख दिया। ये उधेड़ बुन में क्यों लगे हुए हो? आपको ऐसे आता है, आप उसका अच्छा एनालिसिस कर सकते हो, अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा बॉडी, अच्छा कंक्लूजन, आपको बाकियों से बेटर इसको ऑप्शन आती है, आप लिखिए। तो सबसे पहला ब्लंडर तो यही बच्चे कर देते हैं कि राइट ऐसे ही सिलेक्ट नहीं करते 4 ऑप्शंस में से। सिमिलरली अगेन, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था, इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे ऐसे आया एंड पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का बच्चा जो है एक, वो उसको करके ही नहीं आया, वो कोई और ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्यों किया? उसमें मुझे लगा मैं इनोवेट सा कर दूंगा, पर मज़ा नहीं आया सर, बाद में ना सही नहीं हुआ ऐसे। भाई सबसे पहला ये क्या है, ये जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपको बड़ी ऑर्डिनरी लगेंगी। जब आप पेपर देते हो उस दिन आपको समझ आएगा कि हाँ यार इतनी चीज़ों ने ही डिसाइड कर दिया कि मेरा पेपर होना था कि नहीं होना था। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ऐसे, ऑप्शंस हैं वो ऐसे सिलेक्ट करना है जिसमें 2 चीज़ों की आपको क्लैरिटी हो। पहली चीज़, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके पास उस ऐसे का कंटेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आपने उस विषय के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर हैव यू रेड सफिशिएंटली और नॉट। आई एम नॉट ऑन दैट प्लेन। आई एम सेइंग डू यू इवन अंडरस्टैंड वो ऐसे कह क्या रहा है, वो टाइटल, वो वन लाइनर, वो स्टेटमेंट बोल क्या रही है। विजडम फाइंड्स ट्रुथ, आपको समझ नहीं आया इसका क्या मतलब है, बट यू गो एंड लाइक यू राइट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट दिस थिंग। अब नॉलेज जो है टॉपिक की वो होनी बहुत जरूरी है, पर उससे पहले ऐसे का टाइटल पूछ क्या रहा है, लिखना क्या है मेरे को। ये थोड़ी है कि अच्छा विजडम के ऊपर ऐसे आ गया है या ट्रुथ के ऊपर ऐसे आ गया है और मैं सब कुछ लिख दूं। गांधी जी के कोट्स भी लिखाया था मैं सारे, सॉक्रेटिस के कोट्स भी लिखाया था मैं सारे, नॉलेज इज वर्च्यू एंड दिस एंड दैट। वो लिखना है पर किसी कॉन्टेक्स्ट में लिखना होगा। तो पहले तो आपको ऐसे का मतलब समझना होगा। वो स्टेटमेंट जो आपको सेंस नहीं बनाएगी, उस स्टेटमेंट के ऊपर आप ऐसे नहीं लिख के आओगे। 4 ऑप्शंस में से कोई एक स्टेटमेंट तो होगी जो आपको सेंस बनाएगी, तभी आप मेंस लिख रहे हो, आप इतना पढ़े हुए हो, अदरवाइज यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू राइट द मेंस इन फर्स्ट प्लेस। दैट स्टेटमेंट विच इज मेकिंग द मोस्ट सेंस टू यू, उसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है। अब स्टेटमेंट है रियलिटी डज नॉट कन्फर्म टू द आइडियल बट इट कन्फर्म्स इट। मुझे समझ ही नहीं आई स्टेटमेंट मान लो, और मैं इसके ऊपर ऐसे लिखाया एंड ट्रस्ट मी ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, ऐसा होता रहेगा अनलेस आप इसको समझो। सेकंड चीज़, अब मुझे समझ आ गया, मुझे उस इशू के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए।
राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर मेरे पास एस्से आया है, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मुझे एस्से आया और मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सफिशिएंट चीज़ें ही नहीं पता, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्यों पिक किया है ये? तो नॉलेज ऑफ द टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज के लिए यहाँ पे आई थिंक कि आपको हमारी जीएस क्लासेस की बहुत हेल्प होगी। हम आपको सारे मॉड्यूल्स इतनी डिटेल में पढ़ा देंगे और आई एम अज्यूमिंग कि आप हिंदू पढ़ते रहेंगे, आप योजना पढ़ते रहेंगे, आप अच्छी अच्छी डिबेट्स टीवी पे देखते रहेंगे, वो वाली नहीं जहाँ पे वो 10 बैठे होते हैं, इंडिया वांट्स टू नो, अबे तू चुप कर, अबे तू चुप कर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड राज्यसभा की अच्छी डिबेट्स। बड़े बच्चे ये बोलते हैं कि सर राज्यसभा की डिबेट्स ना बहुत ज़्यादा स्टेटिस्ट हो गई हैं, बहुत ऐसी हो गई हैं, उस सब में नहीं पढ़ना। 4 अच्छे लोग आते होते हैं, वो डिटेल में सब्जेक्ट के बारे में बताते होते हैं। आपको जो व्यू पॉइंट पसंद आता है वो रख लिया करो, जो नहीं आता वो ना रखा करो। पर अगर मॉरिशस के बारे में, इंडिया मॉरिशस रिलेशंस पे राज्यसभा टीवी में डिस्कशन होती है तो वो इन्फॉर्म्ड डिस्कशन तो होती है। दैट्स व्हाट वी नीड। ऑलराइट, सो उतना आपको निकाल के और अपने को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट अब बात आती है कि चलो जी, मैंने ये भी देख लिया कि मेरे लिए एस्से के टॉपिक की सबसे ज़्यादा सेंस किसकी बन रही है। मैंने ये भी देख लिया कि मेरे पास नॉलेज किस टॉपिक की है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे उस स्टेटमेंट का डाइसेक्शन करना है। अ गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज। आपके जीवन में पोएट्री और मैथमेटिक्स दोनों होना चाहिए। सिर्फ पोएट्री आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ला देगी, सिर्फ मैथमेटिक्स आपकी लाइफ में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ला देगा। ठीक, जिंदगी में सब किसी की मुस्कुराहटों पे हो, वैसा वाला गाना है ना, दैट थिंग। अब आपको इस ऐसे स्टेटमेंट को आपको डाइसेक्ट करना है। तो आपको पता हो खुद से कि यार मैं क्या क्या सवाल है कि व्हाट इज गुड लाइफ, मेरे को थोड़ा सा इसको समझना है। हाउ लव इंस्पायर्ड पीपल टू हैव गुड लाइफ, गांधी जी, मदर टेरेसा, एंड देन इस तरह के हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। लोगों से लोगों ने प्यार किया है और अपनी पूरी ज़िंदगी फिलैंथ्रोफी में एंड देन सो ऑन, इस तरह से उन्होंने काम किया बहुत सारे लोगों ने। एंड हाउ नॉलेज गाइड्स पीपल टू हैव गुड लाइफ। ऑफ कोर्स, जैसे आपको पता होगा कि सोक्रेटिस की एक स्टेटमेंट है कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जेएस मिल की एक स्टेटमेंट है कि इट इज बेटर to be a man dissatisfied than a pig satisfied, and it is better to be a Socrates dissatisfied than a man satisfied। भाई ज्ञान के चक्षु खुले रखने हैं और हमें इस डायरेक्शन में चलते रहना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। हाँ, नॉलेज वाला बंदा थोड़ा डिससेटिस्फाइड रहेगा कंपेयर टू इग्नोरेंस इज ब्लिस वाला, खाओ पियो ऐश करो वाला शायद ज़्यादा खुश रहेगा, बट वो अच्छी लाइफ वर्थ लिविंग नहीं है। क्लियर? अब जब आप इस तरह से डाइसेक्ट करोगे, ये आपको अब एस्से के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में, अभी आपने एस्से लिखना शुरू नहीं किया, अभी आप साइड पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, अपने माइंड मैप्स बना रहे हो, क्या क्या मैं लिखूंगा, उसमें आपको बहुत हेल्प होगी क्योंकि अब आपने जो टॉपिक है एस्से का उसको डाइसेक्ट कर दिया। अब फिर बात आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है। इस पे मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट बात करूंगा। कन्वेंशनल थिंकिंग क्या होती है, लिटरल थिंकिंग क्या होती है आपको, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूं। अदरवाइज मान लो मैं आपको बोलता हूं मुझे कुछ खाना है। अब आप जब मुझे आंसर्स दोगे कि, तो आप मुझे बोलोगे कि क्या खाओगे, कहाँ से खाओगे, कितनी भूख है, दिस दैट ये वो। हम ना मुद्दे पे पहुंचने में थोड़ा समय लगा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे साउथ इंडियन खाना खाना है, और अगेन मतलब आई विल गिव यू एग्जांपल फ्रॉम माय सिटी, तो आप मुझे बोलोगे कि हाँ इस सेक्टर में, चंडीगढ़ में इस सेक्टर में ये वाला रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन, ये इस सेक्टर में ये वाला रेस्टोरेंट है। अब ऑल ऑफ अ सडन आई हैव गॉट टेंजिबल पॉइंट्स विद मी। तो बड़ी बार बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं कि सर ऐसे उस टाइम लिखने लगे, पॉइंट्स ही नहीं दिमाग में आ रहे थे। उसका रीज़न क्या है? हमारे दिमाग में पॉइंट्स क्यों नहीं आते जब हमने पढ़ा हुआ होता है? बिकॉज हम बहुत ओपन एंडेडली ऐसे सोचने लग जाते हैं। इफ़ ओनली आई हैड अ फ्लो चार्ट कि मैं जब भी कोई टॉपिक आएगा मैं इस तरह से इस पॉइंट के ऊपर सोचूंगा। एंड हमेशा पॉइंट्स यही नहीं होते कि सोशली स्पीकिंग, ठीक, पॉलिटिकली स्पीकिंग, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, ऐसे फिलोसफिकल भी तो हो सकता है।
तो मेरे को ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके ऊपर हम कल थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर फिर अननेसेसरी डाइग्रेस हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट, हम 3-4 क्लासेस में ऐसे लिखना भी शुरू करेंगे। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको आज बोलना चाहता हूं, वो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। हर एक एसे में एक इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी विच इज द सोल ऑफ द होल एसे, एंड कंक्लूजन। अब यहाँ पे क्या है बच्चे कि अदरवाइज तो हम देखेंगे कि कोई परफेक्ट इंट्रोडक्शन, कोई परफेक्ट बॉडी, कोई परफेक्ट कंक्लूजन नहीं होता, पर एक अच्छे इंट्रोडक्शन के कुछ ट्रेट्स होते हैं, एक अच्छे कंक्लूजन के कुछ ट्रेट्स होते हैं। व्हाट आर दोज? सबसे पहले, मतलब अगेन इस पे भी हम दोबारा बात करेंगे। सबसे पहले अभी रिसेंटली मैंने 4-5 दिन पहले ही PCS मेंस एक बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, उनके लाइक 275 मार्क्स बन रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसे भेजा। सबसे पहले मुझे लगा कि यार इसके 275 नंबर बन रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं PCS मेंस क्वालिफाई करने के लिए, पंजाब PCS। बट राइटिंग स्टाइल इतना हिला पड़ा है। कैसे? 2-3 पैराग्राफ, तो ये देखो यहां पे मैंने एक फॉन्ट साइज में कुछ लिखा हुआ है, से मान लो ये फॉन्ट साइज है 32, मान लो, आई डोंट नो, और फिर मैंने ये एक दूसरा फॉन्ट साइज लिख दिया 12। ऑल ऑफ अ सडन आपको फील हो रहा है कि अरे क्या लिखा है सर ने, क्या कीड़ियां सी मारी हैं। ठीक, पॉइंट इज दिस, आपने 2 पैराग्राफ लिख दिए ये बड़े बड़े अपने एस्से में, उसके बाद आप 1 लाइनर से लिखी जा रहे हो, 2-2 लाइन्स में पॉइंट लिखी जा रहे हो। कोई स्ट्रक्चर तो होना चाहिए। एग्जामिनर को पढ़ने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। द एग्जामिनर मस्टंट स्ट्रगल व्हाइल रीडिंग योर एसे। उसको बहुत अच्छे से आपकी प्रेजेंटेशन, आप क्या लिख रहे हो और किस फ्लो में लिख रहे हो, वो अच्छे से समझ आना चाहिए। तो है क्या इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन है। दीज इंट्रोडक्शंस, बॉडीज एंड कंक्लूजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। नाउ एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि हर पैराग्राफ, एवरी पैराग्राफ मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कोहेसिव आइडिया। एक पैराग्राफ में आप एक आइडिया शुरू करो और उस आइडिया को खत्म कर दो। वो 2.5 पैराग्राफ में एक आइडिया खत्म हो रहा है, या एक पैराग्राफ में एक आइडिया से खत्म हुआ, दूसरा आधा खत्म हुआ, ऐसे नहीं करेंगे हम। सो योर पैराग्राफ शुड नाइदर बी टू लॉन्ग नॉर टू शॉर्ट। क्लियर? ये तो हम करेंगे ही नहीं कि हम 2-3 पैराग्राफ्स इतने बड़े बड़े लिख दें और फिर 1-2 पैराग्राफ बिल्कुल ही 1-1 लाइन, 2-2 लाइन के। उससे आपका जो एस्से है वो प्रेजेंटेबल भी ज़्यादा लगेगा, वो देख के ऐसा लगेगा कि किसी ने पेंटिंग की हुई है। उससे ही ऑलरेडी देयर विल बी स्माइल ऑन एग्जामिनर्स फेस एंड यू विल ऑलरेडी बी इन हिज गुड बुक्स कि हाँ इसने कुछ ठीक ही लिखा होगा। चलो नेक्स्ट आता है अब इसमें ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी। आपके एस्से में ये 2 चीज़ें भी चाहिए, बट व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ओरिजिनलिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बोलो कि मैं एक नई कोविड की एक वैक्सीन मैं बताता हूँ आपको। एक बाबा जी हैं, ठीक, वो उनकी दवाई सबको दे देते, सब ठीक हो जाते। ओरिजिनलिटी का मतलब ये भी नहीं है कि आपको 3D प्रिंटर पे ऐसे आया तो आपने बोला कि 3D प्रिंटर खरीदो, उससे एक 3D प्रिंटर बनाओ, 3D प्रिंटर वापस दे आओ। ठीक, मेरा पॉइंट क्या है, आपको चीज़ें सॉल्व नहीं करने बैठ जाना वहाँ पे। अगर हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस एक 4 पेज के एस्से में होने पॉसिबल होते तो वो हो चुके होते। यू अंडरस्टैंड? आपको लेकिन अपने राइटिंग स्टाइल में ओरिजिनलिटी लेके आनी है। उसका मतलब क्या है? आपसे एग्जामिनर ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप ऑलरेडी जी रामचंद्र गुहा हो, आप प्रताप भानु मेहता हो, आप ऑलरेडी आप बहुत बड़े फेमस ऑथर हो, बहुत ओपिनियनेटेड हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप मैच्योर हो। नो, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप सिंसियर हो, आइडियलिज्म है आपके अंदर, एनर्जी है, ऑप्टिमिज्म है, यूथ है, वो सब चीज़ें आपने इंटैक्ट रखनी है। एक अच्छा हम्बल एस्से लिख के आना है और आपके एस्से की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए दैट दिस इज माय हम्बल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। इस टोन में आपके जब ऐसे होते हैं ना कि ये देखो इससे बढ़िया ऐसे कोई ढूंढ के दिखाओ ना। ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है कि आपने एज अ स्टूडेंट ऐसे लिखना है, एज अ मास्टर ऐसे नहीं लिखने लग जाना वहाँ पे कि यार मैं बताता हूँ ये टॉपिक है क्या असली। क्लियर? और दूसरी बात आती है क्रिएटिविटी। व्हेन आई से क्रिएटिविटी, अगेन आई डू नॉट मीन कि आप इलॉजिकल कुछ भी नया ऐसा ही कुछ लिखा है जो टॉपिक जो एग्जामिनर रिलेट ही नहीं कर पा रहा है। नो, बट यू शुड रीड आर्टिकल्स एंड मेक की नोट्स।
कोई भी आप अच्छे आर्टिकल्स पढ़ते हो, आप कोई अच्छे डिबेट सुनते हो, उसके बाद आपने नोटिस किया होगा, लेट्स से मान लो राज्यसभा टीवी पे देश विदेश में एक वो आ रही है डिस्कशन आ रही है और कि यार इंडिया के लैटिन अमेरिका जो है, पूरा कॉन्टिनेंट जो वो बोला है साउथ अमेरिका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हम रिलेशनशिप परसू नहीं कर रहे हैं। और उसमें कोई एग्जामिन वो हैं वहाँ पे डिप्लोमेट हैं, वो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जब मैं अर्जेंटीना में वो ब्यूरोक्रेट था तो ऐसा हुआ, एक बार मेरे पास ये आके लोगों ने बोला, वो बोला, इस तरह से। अब आप उस स्टोरी को यू कीप दैट विद यू। अगर किसी ऑफिसर ने, किसी बड़े ऑफिसर ने, किसी आईएएस ऑफिसर ने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिखा है और मान लो वो चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर में काम करते हैं, उन्होंने किसी बच्चे की स्टोरी लिखी है कि इस बच्चे को देखो हमने थोड़ा सा सपोर्ट किया और ये आज ये एक चीज़ कर गया, यू कीप दैट स्टोरी विद यू। कोई अच्छे कोट्स आपको मिलते हैं, यू कीप देम विद यू। कोई आपको मैथोलॉजिकल छोटी सी स्टोरी आपको पता लगती है, यू कीप दैट विद यू। कोई फलसफा, कोई अच्छा सा आपको पता है, कोई इंडिया के इंटीरियर से कोई अच्छी स्टोरी, कोई लेजेंड, ये सब चीज़ों को आप अपने पास रखते हो। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट इन द एग्जाम, आप उसमें क्रिएटिवली उसको लिख के आते हो। तो आपका जो एसे है, इट इज़ नॉट ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बट एन एक्सप्रेशन। उसमें बस ये नहीं है कि ये लो मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी सारी की सारी, ये देखो इंडिया के रूरल एरियाज़ में हेल्थ का ये हाल है। नो, आप कुछ कोट्स भी लिखते हो, आप कुछ छोटी छोटी केस स्टडीज़ लिखते हो, कोई एक एग्जाम्पल लिखते हो, फिर जो आपका एसे निकलता है वो सोलफुल एसे होता है। क्लियर? सो आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, कि और ये कुछ सेंस भी बना रहा होगा आपके लिए। बिकॉज ट्रस्ट मी, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, पहले आपके औजार स्ट्रांग होने चाहिए, आपका दिमाग, आपका माइंडसेट, आपको क्लैरिटी हो कि मेरे को लिखना क्या है। पॉइंट्स आपको बहुत मिल जाएंगे, हम अच्छे एसेस लिख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। एक तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी होती है। आपको अगर टॉपिक आता है तो आई कैन गारंटी आप उस डायरेक्शन में अगर करोगे, उस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, तो आपके साथ ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था काफ़ी साल पहले, टूरिज्म के ऊपर टॉपिक आया था, ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो उनको आते थे, वो नहीं लिख के आ पाए बिकॉज ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे से नहीं की। मेडिकल टूरिज्म के बारे में बात ही नहीं की, जैसे उन्होंने इको टूरिज्म के ऊपर बात ही नहीं की, वाटर स्पोर्ट्स के ऊपर इंडिया के पोटेंशियल पे बात ही नहीं की। बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो लिख सकते थे वो, पर नहीं लिख के आ पाए बिकॉज ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे से नहीं कर पाए जब वो ऐसे लिखने से पहले। तो आई एम होपिंग कि अगले 2-3 लेक्चर्स में आपको हेल्प होगी, एंड देन वी विल स्टार्ट मेकिंग सम माइंड मैप्स अबाउट सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।